तो 17वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अब पूरी हैं। परेड की सलामी लेने को सभी तैयार दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आज जो सम्मान का दिन है, एक महापर्व का दिन है, इसे सभी लोग मना रहे हैं। आप और हम सभी जो कि अभी टेलीविजन सेट पर आप बैठे हैं, सारी तस्वीरों को हमारे जरिए देख पाएंगे। न्यूज़ 18 पर लगातार बने रहिए और किस तरीके से देश भर में इस पर्व को मनाया जा रहा है और राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगा जब फहराएंगे, जो परेड निकलेगी वो देश की शक्ति, समृद्धि, विकास को दिखाएगी। सबसे बड़ी बात कि आज के दिन विशेष तौर पर जो नौजवान हैं, जिन्होंने भी अपनी जिंदगी शुरू की है, उनके लिए विशेष दिन इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी नज़रें राजपथ पर होती हैं और राजपथ पर जब सेना की टुकड़ियां अपने दमखम का परिचय देती हैं तो उससे कहीं ना कहीं संदेश जाता है और ये संदेश ऊपरी सतह पर नहीं होता बल्कि अंतर्मन में होता है और कहीं ना कहीं जो लोग उन्मुख होते हैं भारतीय सेना की तरफ और देश की आन बान और शान के लिए संकल्पित होते हैं। और देवव्रत हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ते हैं। देवव्रत, तैयारियां पूरी हैं, कार्यक्रम क्या हो रहा है? अभी आयोजन तो किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया है, फिलहाल क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी से कुछ ही मिनटों में कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो अभी तुरंत ही पहुंचने वाले हैं। ठीक मेरे पीछे की जो ये तस्वीरें हैं, आपको शंखनाद की ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये तमाम टुकड़ी जो है सीमा सशस्त्र बल की, इसके अलावा जो अलग अलग बटालियन हैं उनकी टीमें हैं। इस बार जो अलग राज्यों से भी एक टुकड़ी आती है जो कि यहाँ पर परेड में शामिल होती है, उसमें झारखंड से यहाँ पर टीम आई है। ठीक सीधे आपको नजर आ रहा होगा एक अश्वारोही दल यहाँ पर भी यहाँ पर है जिसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी और एक तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। हालांकि आज रायपुर में बारिश जरूर हुई है लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और अभी से आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं और कुछ ही मिनटों में, हालांकि आपको ये पहले सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो है अब सीधे यहाँ पर पहुंचकर ध्वजारोहण यहाँ पर होगा और ध्वजारोहण के बाद जो है परेड की सलामी यहाँ पर भूपेश बघेल लेंगे। कि पहला जिस तरह से उनका कार्यक्रम होगा बतौर मुख्यमंत्री रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में, और एक तरह से इतिहास भी इस बार इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि हर बार यहाँ पर 26 जनवरी का वो दिन होता था जब गवर्नर यहाँ से भाषण देते थे, लेकिन इस बार जो राज्यपाल आनंदीबेन है जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, तो ऐसे में वो भोपाल में ध्वजारोहण कर रही है। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे सीधे तौर पर जो भूपेश बघेल हैं वो यहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने झंडोत्तोलन किया है और झंडे को सलामी दी है और पूरा दमखम जो है आज दिख रहा है। और विशेष जैसा कि भी एक जानकारी और भी मिली कि दूसरे प्रदेश की भी जो फौज है या जो सेना की टुकड़ियां होती हैं, पुलिस बल होते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस बार झारखंड की यहाँ पर टुकड़ी आई है अपने प्लाटून को लेकर जो कि परेड करेगी और भूपेश बघेल उनकी सलामी लेंगे। तो ये 17वां गणतंत्र दिवस बिल्कुल उन्हीं यादों को समेटे हुए और एक विशेष लम्हा है जब कोशिश यही होती है कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित हों। ये संदेश होता है, ये सिर्फ एक दिवस के तौर पर इसे मनाया जाना बेमानी है। इसे यादगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसे अपने मन में बिठाएं और उन्हें याद करें जिन्होंने बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। और गणतंत्र दिवस के दिन जो तैयारियां थीं, जो उत्साह था, वो अब पूरी हो चुकी हैं क्योंकि अब झंडोत्तोलन कर दिया गया है। अब भूपेश बघेल परेड की सलामी लेंगे और हो सकता है इससे परेड का निरीक्षण भी करेंगे। अधिकारी
और चलिए छिंदवाड़ा से अनुराग है, उनके पास चलते हैं। छिंदवाड़ा में क्या कुछ चल रहा है? छिंदवाड़ा में अनुराग क्या स्थिति है? रायपुर में तो जो खबर आई उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने झंडोत्तोलन किया है। छिंदवाड़ा से क्या खबर है? अनुराग अनुराग को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दो तस्वीरें आपको एक साथ दिखा पा रहे हैं। और ये भूपेश बघेल, और दो तस्वीरों में पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा से और दूसरी तस्वीर रायपुर से है, जहां निरीक्षण कर रहे हैं, परेड का निरीक्षण कर रहे हैं भूपेश बघेल। और एक बेहतर और सुनहरा मौका होता है। चलिए भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। आनंदीबेन पटेल ने यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराया है और यहाँ भी वो परेड का निरीक्षण करेंगी। अनिल जी, वो फोन लगा ना आरएफसी वाले नंबर पे। क्या तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कमलनाथ झंडोत्तोलन किया है और उसके बाद परेड की सलामी ले रहे हैं। आपका ध्यान मैदान के मध्य आकर्षित करना चाहूंगा। एक रायपुर से है और एक छिंदवाड़ा से है और दोनों ही तस्वीरों में मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं। एक तरफ परेड का निरीक्षण किया जा रहा है और एक तरफ जो टुकड़ियां हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को निरीक्षण के लिए आदेश मांगा गया है कि टुकड़ियां निरीक्षण के लिए तैयार हैं। एक साथ दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बेहद सुखद नज़ारा है उनके लिए, जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए बेहद खास है, जो बेहद ही नज़दीक से इसे देखकर समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का भाव लिए। और कमलनाथ अब उस गाड़ी पर सवार हैं जिसके जरिए वो परेड का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद जो परेड और झांकियों का जो दौर है वो शुरू होगा। हालांकि इस दौरान धरती से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल लगाए गए हैं, पैनी नजर है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। और एक साथ दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं रायपुर और छिंदवाड़ा से। भूपेश बघेल रायपुर से आपको दिखेंगे निरीक्षण करते हुए परेड, और दूसरी तरफ हैं कमलनाथ जो परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो दोनों ही तरफ प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिले हैं और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र और राज्य के विकास के लिए सोचेंगे और जनता ने इन्हें समर्थन दिया है। तो देशभक्ति से लबरेज जो दृश्य हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि उनके लिए बेहतर समय होगा और वो विकास की उन गाथाओं की तरफ अग्रसर होंगे जिसके जरिए प्रदेश की जनता खुशहाल होगी, उन्नत होगी और उन्हें सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। तो ये बेहतरीन नज़ारा कह सकते हैं। 17वां गणतंत्र दिवस, जश्न गणतंत्र और रायपुर और छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही तरफ परेड का निरीक्षण करते हुए
और कुछ ही पलों में दोनों ही देश के मुख्यमंत्री जो हैं वो परेड की सलामी लेंगे और जोश, जज्बा, उत्साहवर्धन होगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने संबोधन में क्या कहते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जो नई बातें आएंगी, जो पुरानी सरकार और नई सरकार के बीच में जो अंतर है वो इन्हीं भाषणों से स्पष्ट होगा, उन शब्दों के जरिए स्पष्ट होगा, जिसके जरिए सूबे की जनता जान पाएगी कि मुख्यमंत्री जो उनका राजा है वो क्या सोचता है उनके बारे में। इसको वहाँ रख दूँ सर, ऑडियो नहीं आएगा वरना सीएम साहब का। और चलिए एक तस्वीर हमने जोड़ी है इसमें भोपाल से लाइव तस्वीरें हैं। आनंदीबेन पटेल परेड का निरीक्षण करती हैं और 3 तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं। आम जनता का अभिवादन भी आनंदीबेन पटेल ने किया और उसके बाद अब परेड का निरीक्षण कर रही हैं। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि एक बेहतर, अच्छी, सुखद तस्वीर है। मौसम भी बहुत बढ़िया है और मौसम कहीं न कहीं से सहयोग करता हुआ दिख रहा है आज के दिन को कि हमारा तिरंगा दोगुनी गति से आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और लहरा रहा है। तीनों रंग स्पष्ट तौर पर वो संदेश दे रहे हैं सुख समृद्धि की, विकास की नई इबारत की उस सोच को और भी बल दे रहे हैं। इसके जरिए राज्य आगे बढ़ेगा और जो वीर गाथाएं हैं आपको वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। वीर गाथाओं को बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री की सोच को बताने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही जब अभिभाषण शुरू होगा तो ये हम बराबर इसे इसलिए कह रहे हैं कि इस बार कुछ नई बातें होंगी। नई बातें इसलिए होंगी कि नई सरकार है और नई सरकार की जो सोच है वो जनता को इसी मंच से इसी दिन पता चल पाएंगी कि उनके नए मुखिया उनके बारे में क्या सोचते हैं, विकास के बारे में क्या सोचते हैं और उनके लिए क्या कुछ उन्होंने प्लान बना रखा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर और छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें हैं। कमलनाथ और भूपेश बघेल, हालांकि छटपुट बूंदाबांदी जरूर हो रही है लेकिन बावजूद इसके जोश में कहीं भी कोई कमी नहीं है। और बीच की तस्वीर भोपाल से मैं आपको दिखा रहे हैं जहां आनंदीबेन परेड का निरीक्षण करती हुई और उसके बाद अभिभाषण का दौर चलेगा और अभिभाषण के बाद उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा विस्तार से पता चल पाएगा कि आखिर सरकार क्या सोचती है, सरकार के आगे का प्लान क्या है और किन दिशाओं में बेहतर से बेहतर सामंजस्य बनाकर, केंद्र सरकार से सामंजस्य बनाकर काम करना है और देश को आगे बढ़ाना है। जो मुख्य लक्ष्य है उसे उन्नति तक पहुंचाना ही सबका प्रयास होगा और यही कामना है कि देश आगे बढ़ता रहे, निरंतर गतिमान रहे, विकास के पथ पर अग्रसर रहे। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर और छिंदवाड़ा से परेड का निरीक्षण करने के बाद आम जनता का अभिवादन करते हुए भूपेश बघेल और मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष दीर्घा बनाई गई है जहां से वे इसे कवर कर रहे हैं और जनता का अभिवादन करते हुए तो एक अच्छी परंपरा है इसे माना जाए, क्योंकि ये जो परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, ये बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि एक परंपरा चली आ रही है। दूसरी एक परंपरा है कि इस दिन खास तौर पर आम जनता से भी सीधे कह सकते हैं 1 to 1 नहीं लेकिन सीधे रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और हमने कहा भी कि छिटपुट बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है लेकिन रायपुर में, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। मौसम पूरा साथ दे रहा है और तिरंगा उन ऊंचाइयों को छू रहा है और लहरा रहा है। तो सीएम बघेल ने तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण किया, लोगों का अभिवादन किया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन उन्होंने किया है और दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी परेड का निरीक्षण कर लिया है, लोगों का अभिवादन किया है। दोनों अपनी अपनी गाड़ी से उतरते हुए मंच पर जाते हुए और मंच पर जाने के बाद उनका अभिभाषण होगा और अभिभाषण से ये तय होगा कि मंशा सरकार की कितनी स्पष्ट है अपनी जनता के लिए, ताकि वो विकास के उन आयामों और आंकड़ों को छूकर उन्हें बेहतर से बेहतर जिंदगी मयसर करवा पाए। तो ये गुब्बारे हैं जिन ऊंचाइयों में जाएंगे वहां तक संदेश देंगे
कि आज का दिन खास है और तिरंगा बैलून को बघेल ने छोड़ा है आसमान में ताकि ये संदेश ऊंचाइयों तक भी पहुंचे, जहां से संदेश जाए कि आज 17वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है और देश के कोने कोने से जो तस्वीरें आएंगी वो तिरंगा में आएंगी, तिरंगे से लिपटी हुई हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी द्वारा प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन किया जाएगा। संदेश वाचन हेतु विनम्र अनुरोध है। तो छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कमलनाथ वहां पर संबोधित कर रहे हैं आम जनता को, अपनी सरकार की कार्यशैली के बारे में बताते हुए और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी इस मंच से आज बहुत कुछ कमलनाथ जनता के लिए रखने वाले के नेतृत्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर गणतांत्रिक बना कहना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्र संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूं, जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हमें आजाद देश के नागरिक के नाते आजादी को बरकरार रखना और इस विशाल देश के असंख्य नागरिकों के सुख दुख में भागीदार होने के कर्तव्यों का भी स्मरण करता हूं। प्रदेश में हाल में ही हुए विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जन आदेश के लिए हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए अभी 40 दिवस भी नहीं हुए हैं। हमने प्रदेश की जनता को एक वचन पत्र दिया है, जिसे हमने 5 सालों में पूरा करने का वादा किया है, परंतु हमने इसका तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। उस आदेश पर अमल भी उसी तेजी से हो रहा है। 15 जनवरी को सभी पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगा दी गई है और उनके आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी भी अन्य राज्यों ने ऋण माफी का क्रियान्वयन इतनी तेजी गति से नहीं किया है। ये वचन पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक झलक है। वचन पत्र के कई वादे हमने इतने कम समय में ही पूरे कर दिए। औद्योगिक नीति में हमने बदलाव किया है और शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों पर बंदिश लगाई है कि कम से कम 70% रोजगार वे मध्य प्रदेश के ही लोगों को देंगे। हमारी युवा शक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है इस प्रतिभा को निखारने की, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे रोजगार के अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। प्रतिभा निखारने के साथ साथ उन्हें रोजगार की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह रोजगार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है, परंतु शहरी क्षेत्र में हमारे युवा ऐसे किसी अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना, युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं।
योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवकों को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और इसी रोजगार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इस अवधि के बाद उनको हाथ में कौशल हो और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को पूरा लाभ उठा सके। योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होना होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमने वचन पत्र में एक वचन दिया था कि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसे बढ़ाते जाएंगे। हमने अपने वचन पत्र में जनता से ये वादा किया था कि तेंदुपत्ता मजदूरों और बोनस का नकद भुगतान करेंगे। इस बाबत निर्णय के लिए किया गया है और आने वाले तेंदुपत्ता सीजन में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन होगा। इसके साथ ही हमारा ये भी वादा था कि तेंदुपत्ता मजदूरों की दरों में सुधार किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम तेंदुपत्ता के मजदूरी दर 2000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा कर रहे हैं। पशुओं के लिए गौशाला खोलने का वादा हमने वचन पत्र में किया था। इस हेतु योजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा विश्वास है कि फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाईजनों के पास जमीनों तो होती है, परंतु वे उसका सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सके जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए मैंने जनजातीय कल्याण मंत्री जी के अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति के कुछ सांसदों और विधायकों की एक समिति बनाई है जो इस बारे में अपनी स्पष्ट अनुशंसा देंगे। उन अनुशंसा पर हमारा सरकार तत्परता से कार्य करेगा। प्रदेश में नया अध्यात्म विभाग गठित किया है। भारत की अध्यात्मक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं आगे बढ़ाने और वर्तमान संदर्भ में देश विदेश की अनेकता में एकतावादी संस्कृति के विकास को नए आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। नए विभाग द्वारा आनंद और धार्मिक न्यास और धर्म विभाग के सभी कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के कार्य संभाला है, फिर भी जनता से किए गए वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। करों की चोरी की रोकथाम, राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर और आय के नए साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक व्यय का भी रैशनलाइजेशन किया जाएगा। सरकार ऐसी योजनाएं जो आम नागरिक प्रासंगिक नहीं कर रही है को बदलेगी, यह समाप्त करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, जल प्रदाय, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जाएगी। इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में हमारा ये प्रयास होगा कि स्कूलों में लाभदायक पढ़ाई हो,
अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और कुपोषण के विरोध समाज के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जाए। मध्य प्रदेश की 3/4 आबादी गांव में बसती है। गांव के विकास के बिना प्रदेश के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की कोशिश होगी कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्राम उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार जैसी मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गांव को स्थिर बनाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतवार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उन पर अमल किया जाएगा। लोगों की सरकार के स्थान पर लोग ही सरकार के सिद्धांत पर पंचायत राज संस्थाओं का सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष महिला ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। मेरा मानना है कि सरकार परिवर्तन महज शहरों का परिवर्तन न होकर वास्तविक अर्थों में परिवर्तन का कारक बनना चाहिए। इसीलिए शासन प्रशासन में नए कार्य संस्कृति बनना जरूरी है। नए नजरिए और दृष्टिकोण के परिवर्तन आना ही है। मुझे विश्वास है कि ये नई संस्कृति वक्त है बदलाव का को पूर्णता देते हुए प्रदेश की प्रगति के नए आयामों की ओर ले जाएंगे। सुशासन अब जुमला नहीं, सच्चे अर्थों में दिखाई देगा। सभी शासकीय पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वे जनसेवक हैं, जिनका काम जनसेवा है। हमारे वचन पत्र के अनुरूप प्रदेश भर में पुलिस के मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन अवकाश देने का निर्णय लिया गया है और ये व्यवस्था आज से प्रारंभ की जा रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वे जनसेवा का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे, जिससे प्रदेश की जनता का भला हो। सरकारी विभागों और सरकार अमले के कार्यों का जनता द्वारा किए गए मूल्यांकन ही सही माना जाएगा। इस तरह सरकार एक ऐसा नया प्रदेश का निर्माण करेगी जो शासन, प्रशासन और आम लोगों के मध्य समन्वय का उदाहरण होगी। ऐसा प्रदेश जिसमें सब वर्ग सरकार की चिंता का केंद्र रहेंगे, बिना जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के भेदभाव के। मैं प्रदेश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो जन आदेश उन्होंने हमें सौंपा है, उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने के प्रयास करेंगे। नई सरकार से लोगों की नाउमीदी नहीं होगी। हमने प्रतिपक्ष के रूप में पिछले सालों में अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण शक्ति से निर्वहन किया है। अब हमें सरकार से जनता की अपेक्षाओं का पूरा एहसास है। हम घोषणाओं की बजाय वास्तविक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। प्रचार कम, काम ज्यादा के सिद्धांतों पर सरकार काम करेगी। मेरी सरकार के काम का केंद्र बिंदु हमारा वचन पत्र होगा, जिससे हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हम आने वाले 5 सालों में प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख चैन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। प्रदेश की जनता के नाम प्रेषित संदेश वाचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार। अब आपसे अनुरोध है कि गणतंत्र दिवस के इस पुण्य पर्व पर हर्ष और उल्लास को प्रदर्शित करने के निमित्त रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़ने का कष्ट करें।
हम सबकी यही कामना है, हमारा गणतंत्र अमर हो, यशस्वी हो, देश में शांति और सद्भावना का वातावरण बना रहे और हमारा भारत उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। सभी भारतीय सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। इसके उपरांत हर्ष फायर की कार्रवाई प्रारंभ होगी। कंटिन्यू सर। कमांडर हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। उद्बोधन के लिए लालायित है श्रीमान। जम्मू संगीत जमहूरिया सियान जवान दाई बहनी और लइका मल्ला जय जोहार। 70वां गणतंत्र दिवस के पावन बेरा में जम्मू छत्तीसगढ़ के रहिया मल्ला हार्दिक बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आज हमारे देश के महान इतिहास के सुरता करे के बेरा 15 अगस्त 1947 हमारे सुराजी तिहार के दिन आए और 26 जनवरी 1950 हमारा पहला गणतंत्र दिवस बनी। भारत ला आजादी दिलाए में अनगिनत मनखे मन अपन प्राण ला गंवाए रही और हमारे देश के संविधान ला बनाए पर घलो महान मनखे मन अपन योगदान दे रही। आज मैं 7 दशक के विकास के सफर में तन मन धन से योगदान देवैया सबो मनखे मन ला नमन करत हूँ। भारत के आजादी की लड़ाई की पहली मशाल जलाने में छत्तीसगढ़ के वीरों का योगदान भी दर्ज है। शहीद जयंत सिंह, वीर गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह ने जो अलग जगाई थी उसे छत्तीसगढ़ का कोना कोना और जन जन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया था। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने के नेतृत्व में जब देश भर के सामाजिक और विधिवेत्ता एकजुट हुए थे तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के विभूतियों ने भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी थी। मैं चाहूंगा कि वर्तमान और भावी पीढ़ियां अपनी विरासत से जुड़ाव रखते हुए संविधान निर्माताओं के
सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दर्ज करें। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और गणतंत्र में प्रत्येक नागरिक की महत्ता दर्शाती है। हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक के स्वाभिमान और उसकी गरिमा के लिए हर संभव उपाय करने के लिए कटिबद्ध है। हमें ग्राम स्वराज को लेकर महात्मा गांधी की परिकल्पना भी याद है और उनका यह वचन भी याद है, कोई निर्णय लेने के पहले सबसे गरीब व्यक्ति को याद करो और स्वयं से यह पूछो कि आप जो कदम उठाने जा रहे हो क्या वह उस गरीब व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। मुझे यह करते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है कि विगत एक माह में हमारे सारे फैसले महात्मा गांधी के वचनों के भावना के अनुरूप लिए गए हैं। किसानों को कर्ज के कुचक्र से मुक्ति दिलाए बिना उनके और गांव की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए हमने मंत्रिपरिषद के पहली बैठक में 16,65,000 किसानों का लगभग 6,230 करोड़ रुपये का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया। मुझे खुशी है कि हमारे इस फैसले का न सिर्फ किसान परिवारों में बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों ने समर्थन किया है। यह इस बात का सुखद संकेत है कि प्रदेश अपनी समरसता के मूल धारा पर बना रहना चाहता है। कोई प्रतिगामी विचार, ताकत या सत्ता के बल पर हमारे भाईचारा को क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं चाहूंगा कि आगे भी जरूरतमंद तबकों के मदद के लिए बढ़े हुए हाथों को आपका सहयोग मिले। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि किसानों की लगभग 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की बकाया राशि को मिलाकर अक्टूबर 2018 तक सिंचाई करके 207 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी माफ कर दी जाएगी, जिससे लगभग 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। रबी फसल लेने वाले किसानों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए हमने रबी फसलों के लिए बंद पड़ी सिंचाई सेवाओं को तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में सम्मान दिलाने वाले अन्नदाताओं का यह हक है कि उन्हें धान का सम्मानजनक दाम मिले। हमने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में प्रदेश के किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा पूरा कर दिया। केंद्रीय पूल में चावल खरीदी की मात्रा बढ़ाने का निवेदन भारत सरकार से किया गया है, लेकिन हमारी मांग नामंजूर होने की स्थिति में भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। हमें एहसास है किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसके दूरगामी परिणाम हो। इसलिए गांव के विकास के लिए हमने वहां उपलब्ध संसाधनों के वैल्यू एडिशन की नीति अपनाने का संकल्प लिया है और नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। नालों में बहकर बर्बाद होते पानी को रोकने, पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन, उससे मिलने वाले उत्पादों के उपयोग, जैविक खाद बनाने, अपने ईंधन की व्यवस्था गांव में करने तथा बाड़ी के माध्यम से उद्यानिकी विकास की विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं, जिससे गांव में स्वावलंबन की नई सुबह होगी। इस क्रम में सभी ग्राम पंचायतों में गायों के आश्रय तथा चारागाह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हम ग्राम सभाओं के माध्यम से इसके लिए जमीन सुरक्षित की जा रही है। इस कार्य में मनरेगा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार यह केवल नारा नहीं बल्कि गांव की समृद्धि का सुनिश्चित रास्ता होगा। हम चाहते हैं कि कृषि के
कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं का लक्ष्य अन्नदाताओं का स्वावलंबन और खुशहाली हो। इसलिए कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास कल्याण, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग किया गया है, जिससे किसान कल्याण का लक्ष्य सदा हमारी नजरों के सामने रहे। वनांचलों में जीवन की धड़कन वहां परंपरागत रूप से रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों से है, लेकिन विडंबना है प्रदेश में जंगल को बचाने वाली इस बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरा होने का अभियान भी 1.5 दशक पिछड़ गया है। वन अधिकारियों की मान्यता से संबंधित अधिनियम का उचित ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पट्टा निरस्ती मामलों पर पुनर्विचार, सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने, कृषि हेतु खाद, बीज, कृषि उपकरण, समतलीकरण, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से किसानों तथा वनोपज पर आश्रित आदिवासी भाई बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हमने 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में सरगुजा तथा बस्तर संभाग के जिलों की तरह कोरबा जिला में भी जिला कैलेंडर की भर्ती की सुविधा देने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी जिलों में भर्ती की अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। कहा जाता है कि न्याय दिलाने में देरी अपने आप एक अन्याय है। प्रदेश के जनमानस में अनेक प्रसंगों को लेकर बेचैनी थी और उनके न्याय पाने की उम्मीद धूमिल हो चली थी। हमने झीरम घाटी की दुखदायी घटना से पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में मजबूत कदम उठाते हुए एसआईटी जांच की घोषणा की है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आशा और आस्था के विषय बनाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भी अन्याय का सबब बन गई थी और इसका संचालन करने वाली संस्था नागरिक आपूर्ति निगम नान की कार्यप्रणाली को लेकर अनेक प्रश्न चिन्ह लगे थे। इसलिए हमने नान घोटाले की एसआईटी जांच की घोषणा की है। खनिजधारी क्षेत्रों में खनन से प्रभावित होने वाले पर्यावरण तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ का गठन किया गया था। इस निधि में नवंबर 2018 तक 3,336 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ और 2,400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। वास्तव में यह राशि एक तरह से खनन प्रभावित आबादी को हुई क्षति की भरपाई के लिए थी, लेकिन इसका उपयोग काफी गैर जिम्मेदारी से किया गया। इसलिए हमने इस पूरे मामले की समीक्षा का निर्णय लिया है और अनावश्यक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, ताकि जनता का पैसा जनहित में इस्तेमाल किया जा सके। हमने वादा किया था कि चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तथा ऐसे निर्दोष स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लेंगे जो अभिकर्ता के रूप में इन कंपनियों से जुड़े थे। अगले 1 माह में यह कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। कम आय वाली जनता को अपनी छोटी छोटी संपत्तियों के क्रय विक्रय से वंचित किए जाने जैसे प्रकरण पर हमने तत्काल कदम उठाए और 5 डिसमिल से कम भूखंडों की खरीदी, बिक्री, हस्तांतरण, पंजीकरण से रोक हटा दी है। जमीन के डायवर्सन की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से बड़े उद्योगों, शिक्षा संस्थानों की स्थापना की नींव रखी थी। वे इन्हीं आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। समग्र समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किए गए भिलाई स्टील प्लांट ने 1959 से अब तक 200 मिलियन टन हार्ड मेटल का उत्पादन करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसी प्रकार बालको, एनटीपीसी के बिजली घर, गंगरेल बांध, मिनी माता हरदेव बांगो बांध, राज्य के बिजली घर, एनएमडीसी और एसीसीएल जैसे सार्वजनिक
उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उद्योगों की स्थापना, बांधों का निर्माण, बिजली घर, सड़क, रेलवे, विमानन, टेलीकॉम जैसे अधोसंरचना का विस्तार हमारी परंपरा है। हम तेजी से इस सिलसिले से आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने बस्तर के लोहांडीगुड़ा जैसे उदाहरण भी है, जहां पूर्व राज्य सरकार ने देश की प्रमुख औद्योगिक संस्था से वृहद उद्योग लगाने के लिए 1700 से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली। 10 सालों में न उद्योग लगा, न किसानों को जमीन वापस मिली और न ही आदर्श पुनर्वास कानून पालन हुआ। संस्था ने उद्योग लगाने से असहमति जाहिर कर दी, लेकिन आदिवासी किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं की गई। हमने सरकार में आते ही प्रभावित 10 गांवों के 1764 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन वापस करने का निर्णय लिया ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके। भविष्य में उद्योगों की वास्तविक जरूरत के आधार पर उन्हें सहयोग करने, प्रदेश में पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज रायपुर में आयोजित इस समारोह में हमारे साथ लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के लगभग 50 परिवार बैठे हैं, जिन्हें भू अधिकार पुस्तक देकर हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अंचलों में समन्वित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाने की परंपरा भी हमने बदलने का निर्णय लिया है, ताकि इस अंचल में विधायकों की इसमें प्रमुख भूमिका हो और वे स्थानीय आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से आकलन करते हुए प्राधिकरणों के कार्यों को बेहतर परिणाम मूलक बना सके। प्रदेश के उद्योगों एवं स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शासकीय विभागों में जेम के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से सामग्री खरीदी का निर्णय लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया है तथा 6 माह के भीतर ऑनलाइन सामग्री क्रय करने के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि सरकार को राज्य के संसाधनों के ट्रस्टी की हैसियत से काम करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है सरकारी खर्चों में मितव्ययता बरतें, इसलिए हमने ऐसे प्रकरणों के जांच के आदेश दिए हैं जिनमें भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले हैं। मैं चाहूंगा कि सरकारी अमला पूरी ईमानदारी से अपनी लोक सेवक की भूमिका निभाएं। मैं लोक निधि जनता के खून पसीने की कमाई से आती है, इसका सुविचारित अनुशासित सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। आम जनता को लाल फीताशाही तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें कोताही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जनता की रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार माने गए हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। हमारा संकल्प है इन चारों आधारों को मजबूत करेंगे और सबको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु आवश्यक वातावरण, संसाधन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बहुत बढ़ा है। मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली शर्त है। इसलिए हमने स्वतंत्र प्रेस के समर्थन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गणतंत्र की मजबूती और तरक्की में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बड़ी भूमिका है, लेकिन विडंबना है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था तक अनेक विसंगतियां हैं, जिसका असर रोजगार के अवसरों से लेकर अच्छे नागरिकों के निर्माण तक पड़ रहा है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए हमने प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों के अधिक 40%
सहायक प्राध्यापकों के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 15,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उनकी देखभाल हमें कर्तव्य भावना से करना है। इसलिए हमने एक नई पहल करते हुए गंभीर रूप से बीमार वयोवृद्ध नागरिकों के रहने तथा उपचार के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट बनाने का निर्णय लिया है, जहां उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, दवाओं, मनोरंजन के साधन तथा टेलीविजन आदि की व्यवस्था होगी। शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार बहुत सावधानी और सजगता से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो शराबबंदी के नाम पर बनाई गई सरकारी समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया, जिसकी अनुशंसा शराब की खपत बढ़ाने वाली थी। राज्य सरकार ने केवल उस समिति की अनुशंसा को रद्द करते हुए 2 नई समिति गठित करने की घोषणा की है। इसमें एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति होगी, दूसरी समिति समाज के विभिन्न वर्गों से होगी। राजनीतिक समिति उन राज्यों में अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी की गई थी लेकिन सफल नहीं हुई। यह समिति विफलताओं के कारणों का अध्ययन करेगी। सामाजिक समिति शराबबंदी में सामाजिक चेतना जागृति करने के तरीके सुझाएगी। शराब सेवन की बुराइयों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हमारी लोक संस्कृति, हमारे पुरखों से जुड़ी धरोहरों को बचाए रखते हुए ही हम सार्थक विकास कर सकते हैं। माघी पुण्य मेला हमारी जन आस्था का विषय है। पूर्व में इसका नाम बदलकर कुंभ कल्प किया गया था। हमने लोक आस्थाओं का सम्मान करते हुए माघी पुण्य मेला की गौरवशाली पहचान वापस दिलाने की पहल की है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि सोना खान को खनन के नाम पर नष्ट करना भी जन भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए हमने इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर संत कबीर, बाबा गुरु घासीदास, जहीरा गुरु, राजेम माता, विलासा माता, कर्मा माता, मिनी माता आदि विभूतियों को याद करना चाहता हूं, जिनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में समरसता, सौहार्द, भाईचारे व आपसी समन्वय के संस्कार रचे बसे हैं। जब सांप्रदायिक शक्तियों के तांडव से देश उबल रहा था तो छत्तीसगढ़ शांति का द्वीप बना हुआ था। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, महिलाओं तथा ऐसे तमाम लोगों के अधिकारों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। हमारा संकल्प है नक्सलवाद के नाम पर संविधान विरोधी तत्वों की हिंसक गतिविधियों का अंत करेंगे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुरक्षा बलों के जवानों आदि सभी पक्षों की भावनाओं को पूरी संजीदगी से सुनकर ही स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ाया जाए, की ओर कदम बढ़ाया जाए। गणतंत्र के मूल भावना का पूरा आदर करना हमारी महती जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे संविधान की रोशनी में गणतंत्र की मजबूती के लगातार प्रयासों से हम छत्तीसगढ़ को ऐसे यशस्वी राज्य बनाने में सफल होंगे जहां हर व्यक्ति का स्वावलंबन राज्य की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बनेगा। इसमें हमने नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आप मन के एक एक शब्द छत्तीसगढ़ राज्य के मन के प्रगति और विकास के उद्घोष करता है। ये हमारे मन के विश्वास है। पुरस्कार प्रतिभाओं के सम्मान का और उनके प्रति कृतज्ञता का एक माध्यम है। इन पदक विजेताओं को देखकर दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वे कुछ अलग और उत्कृष्ट कर दिखाएं। इसी कड़ी में पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह संचालन के लिए डीआईजी छत्रबल मध्य क्षेत्र श्री बीएन मनहर को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। लखन भाई
पुलिस वीरता पदक निरीक्षक श्री रमन उसेंडी, जिला कोंडागांव, दिनांक 1 जनवरी 2016 को पुलिस पार्टी सर्चिंग के लिए रवाना हुई। कुतुल पहाड़ी के निकट पहुंचने पर सशस्त्र नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इस पुलिस पार्टी का नेतृत्व निरीक्षक श्री रमन उसेंडी ने किया। मुठभेड़ में 2 मृत नक्सलियों के शव बरामद हुए एवं 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। घटना स्थल से 303 राइफल 1 नग, 315 राइफल 3 नग, 12 बोर गन 3 नग एवं नक्सली साहित्य बरामद किया गया। निरीक्षक श्री उसेंडी के अदम्य साहस एवं वीरता के फलस्वरूप इन्हें पुलिस के वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री उसेंडी श्री अमोल कुमार खलखो, निरीक्षक जिला बीजापुर, दिनांक 2 फरवरी 2016 को जिला कांकेर के ग्राम केशवकोड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर निरीक्षक श्री अमोल कुमार खलखो के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस पार्टी भेजी गई। नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने एवं हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस पर निरीक्षक श्री खलखो के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया। निरीक्षक श्री खलखो के इस अदम्य साहस एवं वीरता के फलस्वरूप इन्हें पुलिस के वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। श्री खलखो श्री राजेश देवदास, निरीक्षक जिला रायपुर, श्री अनंत प्रधान, निरीक्षक जिला राजनांदगांव, श्री मंगल मज्जी, प्रधान आरक्षक विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016 को जिला बीजापुर के भैरमगढ़ पुलिस थाना के ग्राम कुंदर के जंगल में 15 से 20 हथियारबंद नक्सलियों की सूचना मिलने पर निरीक्षक श्री राजेश देवदास के नेतृत्व में